अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता साल के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट के जुमेरात के फैसले से बीजेपी की हिमायत से वज़ीर आला बनने वाले एकनाथ शिंदे की क़यादत में बनने वाली हुकूमत पर मंडलाते बहरान के बादल फिलहाल छट गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और PS नरसिम्हा के आईनी बेंच ने कहा कि पूरे वाकये में उस वक्त के गवर्नर की जानिब से ऐवान में फ्लोर टेस्ट कराने और असेंबली स्पीकर का व्हिप की तकर्री का फैसला गलत था। बेंच ने कहा कि चूंकि उस वक्त के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना किए बगैर खुद ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वो उनकी सरबराही वाली महाविकास अघाड़ी हुकूमत को अब बहाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को इस मामले में 8 दिन तक समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ठाकरे ने ऐवान में फ्लोर टेस्ट से पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी की हिमायत से रियासत में हुकूमत बनाई थी। आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये एकूणच सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघडं नागडं राजकारण हे त्यांनी त्याची पूर्णपणाने चिरफाड केली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपाल महोदयांची जी भूमिका होती ती संशयास्पद, आता त्या संशयास्पद म्हणायला सुद्धा काही अर्थ राहिलेला नाही, ती सरळ सरळ अयोग्य होती आणि एकूणच राज्यपालांच्या भूमिकेचं सुद्धा वस्त्रहरण झालेलं आहे। मग ते दिल्लीच्या बाबतीत असेल, इथल्या बाबतीत असेल, आणि राज्यपाल ही यंत्रणा ही एक आतापर्यंत आदरयुक्त अशी यंत्रणा होती, पण राज्यपाल यंत्रणेचे झेंडोडे ज्या पद्धतीने शासनकर्ते काढतायत ते बघितल्यानंतर आता याच्या पुढे राज्यपाल यंत्रणा ही अस्तित्वात ठेवावी की नाही हा सुद्धा एक मोठा विचार मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपल्याला न्यायला पाहिजे। तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता। एक मिनट बोल रहे सर, बोल रहे हैं थोड़ा माइक पीछे लीजिए। देखिए, मैं राज्यपाल पद से मुक्त हो चुका हूँ, 3 महीने हो चुके हैं।
और मैं राजनीतिक मसलों से अपने को बहुत दूर रखता हूँ। और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता तो मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस का काम है, ये मेरा काम नहीं है। एक चीज आपको सही लगा ना, एक मिनट बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं छोटा क्वेश्चन थोड़ा भाई पीछे ली सर। मैं राज्यपाल पद से मुक्त हो चुका हूँ, 3 महीने हो चुके हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे धड़े से मुतालिक फैसले के बाद शिवसेना कायदीन संजय रावत और प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को अखलाकी बुनियाद पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शिंदे की बगावत के लिए एक सख्त थप्पड़ से ताबीर किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फ्लोर टेस्ट को गैर कानूनी करार दिया जिसके बाद शिंदे हुकूमत को इख्तियार सौंपा गया था। उद्धव सेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को अब अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शिंदे फडणवीस की बगावत को गैर कानूनी करार दिया है। बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज जिंदा है। संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैर कानूनी इलीगल है, उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैर कानूनी है, और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। वो उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हीप कौन है? प्रभु है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैर कानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे को वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के इस्तीफे का मुतालबा करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के साथ हुकूमत बनी थी उसे छोड़कर फिर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, तो क्या ये अखलाकियात के खिलाफ नहीं था? और उस वक्त अखलाकियात किस खाने में बंद थी? अखलाकियात की बात ना की जाए, एकनाथ शिंदे के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है, आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था? इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस
दिल्ली में वजीर आला बमुकाबला लेफ्टिनेंट गवर्नर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरान की तैनाती और तबादले का इख्तियार दिल्ली हुकूमत को होना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का असल बॉस एलजी नहीं बल्कि वजीर आला है, ऐसा कहा गया। दरअसल मरकजी हुकूमत ने 2021 में हुकूमत की एनसीटी दिल्ली एक्ट में तरमीम की थी। उसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात फराहम किए गए थे। आम आदमी पार्टी ने उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसका अब फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अफसरान की तैनाती और तबादले का हक दिल्ली हुकूमत के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंतखब हुकूमत को इंतजामी खिदमात का हक होना चाहिए। अगर मुंतखब हुकूमत के पास निज़ाम चलाने का इख्तियार ना हो तो ट्रिपल चेन एहतसाब पूरा नहीं हो सकता। अदालत उस्मान ने मजीद कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को हुकूमत का मशवरा मानना पड़ेगा। नेज़ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन का इख्तियार मरकज के पास रहेगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की जीत करार देते हुए कहा कि दिल्ली की तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली हुकूमत बमुकाबला मरकज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया, दिल्ली के लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए मेरे दिल की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। इस फैसले से दिल्ली की तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी, जमहूरियत की जीत हुई है। इस मौके पर केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक और कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रेस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम को और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा और जनता के लिए रेस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। एक लीन एंड थिन गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। लीन, थिन, रेस्पॉन्सिव, कंपैशनेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये हम चाहते हैं। दिल्ली, जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया, अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें इन दोनों मामलात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज महाराष्ट्र और दिल्ली के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए कानूनी, अखलाकी और सियासी तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर जो फैसला दिया वो दिल्ली के शहरियों की और जमहूरियत के उसूलों की जीत है। इसके अलावा महाराष्ट्र के फैसले का भी उन्होंने खैर मकदम किया। अगर आप दिल्ली की तरफ चलें, वहां राज्यपाल थे, यहाँ एलजी हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो याचकों ने उठाया हो, उसमें से एक भी मुद्दा
उच्चतम न्यायालय ने नकारा हो याचिकों के विरुद्ध, सबको माना है। और इसकी एक मूल बात है जो मैं आपको बता दूं। दिल्ली की एक सृष्टि की गई सिर्फ यूनियन टेरिटरी की हैसियत से नहीं, इसकी सृष्टि की गई एक विशेष एंटिटी के आधार पर, जो एक संघीय फेडरल एंटिटी है, और सिर्फ एक ही ऐसी एंटिटी है भारत में जो संविधान के अंतर्गत बनाई गई है, और यूनियन टेरिटरीज को ऐसा विशेष स्थान नहीं दिया गया संविधान के अंतर्गत। इसका दूसरा कारण क्या था? इसका दूसरा कारण था कि अनुच्छेद 239 और इत्यादि इत्यादि जो है, AA एक्सेट्रा, उनके अंतर्गत आपको सबसे ज्यादा स्वायत्त मिले, ऑटोनॉमी मिले, स्वायत्तता मिले। नंबर 3, इसका उद्देश्य था कि आप लोकतांत्रिक गणतांत्रिक चुनाव के आधार पर जो भी अपना मत रखना चाहते हैं उसको रखें। ये तीनों चीजों को इस गैर कानूनी असंवैधानिक व्यवहार द्वारा बीजेपी की केंद्र सरकार ने नगण्य बनाने का प्रयत्न बार 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 किया है। मूल मुद्दा यह है दोस्तों, आज एपी सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हो सकती है, परसों बीजेपी की सरकार भी हो सकती है, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार न हो। किसी की सरकार हो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या दिल्ली के ढांचे में वो स्वायत्तता मिलेगी जो हमारे संविधान निर्माताओं, इस प्रावधान के निर्माताओं का संपूर्ण और एकाकी उद्देश्य था। उद्देश्य तो बना दिया, लेकिन उसको हमने कार्यान्वित करने में पूरी तरह से नगण्य कर दिया। दिन प्रतिदिन वहां पर राज्यपाल और यहां पर एलजी ने हस्तक्षेप करके, असंवैधानिक हस्तक्षेप करके इस पूरे सिद्धांत को नगण्य किया है। उसको आज संतुलित रूप से हर पक्ष में, एनसीटी को जो विरोध कर रहे थे, एलजी का पक्ष, केंद्र सरकार के पक्ष को इस निर्णय ने निरस्त किया है। और ये दिल्ली की जीत है, दिल्ली के नागरिकों की जीत है, स्वायत्तता की जीत है, लोकतंत्र और गणतांत्रिक जो सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत आप एक विशेष संवैधानिक यूनियन टेरिटरी का नियंत्रण करते हैं, उसकी जीत है। और दोनों केसेस में एक बहुत बड़ा कानूनी, नैतिक, राजनीतिक। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को हमजिन्स शादी को तस्लीम करने की 20 दरखास्तों पर फैसला महफूज रख लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुसलसिल 10 दिन तक समाअत की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंदर भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हेमा कोहली की आईनी बेंच की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह मसला सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट तक ही महदूद रहेगा। हम पर्सनल लॉ में खलल नहीं डालेंगे, हम फैसला महफूज रखेंगे। इससे पहले 90वीं समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि इस मामले पर अपनी राय रखने के लिए 18 अप्रैल को तमाम रियासतों को खत लिखे गए थे। उनमें मणिपुर, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, आसाम, सिक्किम और राजस्थान से जवाब मौसूल हुए। राजस्थान उसके खिलाफ है। बाकी रियासतों का कहना है कि इस मामले पर बहस की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के हालात को लेकर आज एक बार फिर मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। AICC के मणिपुर के इंचार्ज व साबिक मरकजी वजीर भक्त चरण दास ने कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के हालात को लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या मरकज में कोई हुकूमत है या नहीं। लोग राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से असंतुष्ट थे। 2022 चुनाव में दोनों तरफ की जनता को प्रोमिस किया गया था कि हम आपकी बातें मान लेंगे, चाहे ऑटोनोमस काउंसिल की बात हो या ट्राइबल स्टेटस की बात हो। लेकिन कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस का शुरुआत राज्य सरकार नहीं किया कि केंद्र सरकार भी नहीं किया। कोई पहल ऐसा नहीं किया जिससे कि जनता के बीच में कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, एक वातावरण ठीक रह के कोई निर्णय हो। कोई उद्यम नहीं किया गया। और उस समय हिल में असंतुष्ट था, वैली में भी असंतुष्ट था।
और चुनाव जीतने के लिए 2022 में जो सू फोर्सेस हैं, जो सरेंडर में थे, जो मिलिटेंट ग्रुप सरेंडर किए थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 करोड़ रुपए रिलीज किया था और उनको आर्म के साथ छोड़ दिया था टू मूव ऑन दी इलेक्शन। जो मणिपुर का इलेक्शन कह रहा था कि वहां बीजेपी नहीं आ सकता है, लास्ट तक हमारे नेता जयराम जी और हम वहां पे कैंप कर रहे थे। जयराम जी, सलमान खुर्शीद जी गए थे, दोनों आके चीफ इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन भी किए, लिख के दिए कि यहां सू फोर्सेस गन लेके ओपन घूम रहे हैं और वोट उस आधार पर हो रहा है। एक आदमी मर चुका है, कई लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में लगभग 100-150 लोग थे। एक आतंकित वातावरण में चुनाव किया गया और आज वो आतंकित वातावरण आज अब है, वो भी राज्य और केंद्र सरकार के आंखों के सामने उनके प्रशासन में हो रहा है। आप चुनाव इलेक्शन कमीशन को निरपेक्ष चुनाव करने नहीं दिए। जनता का मैंडेट में भय था और आज भी भय का वातावरण है। चारों ओर सरकार ने फेल किया। इस बीच हिल एरिया, शेड्यूल एरिया होता है, वहां कुछ करने के लिए पॉलिसी लेवल में पॉलिसी अप्रोच जो होता है वो डेमोक्रेटिकली moves through the assembly, then governor, then president, honorable president of India, then the government of India, then the process is taken for any policy thing. But those processes were not adopted. Democratic process में policy making का अभ्यास या प्रोसेस राज्य सरकार का रहा, न केंद्र सरकार का रहा। Violent approach. BJP party believes in the violent approach in the policy making, like their violent approach in the election period. Violent and aggressively at any cost. They do not believe in systematic democratic approach and systematic work under the. राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी। इख्तिदार में बैठे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी उंगली तक नहीं कटाई। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के लिए और बीजेपी के लिए आग लगाना आसान होता है, लेकिन उसे बुझाने में वक्त लग जाता है। 75 सालों के देश को आज देश एक रहा, अखंड रहा, ऐसा ही नहीं रहा है। इसका आधार संविधान अम्बेडकर का, इसका आधार पंडित नेहरू की नीति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, गांधी जी के सानिध्य में इंदिरा गांधी जान दे दी अपनी। क्या जरूरत थी उनको? मैं उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा मेरी जान जा सकती है। उनका आभार हो गया था पहले, और उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को जान दे दी अपनी, सीना छंदी हो गया उनका। राजीव गांधी शहीद हो गए। अरे इन्होंने अपनी उंगली नहीं कटाई है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। ये लोग आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो ऊंची ऊंची बातें करते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप किसी को भड़का तो बड़ा आसान काम होता है। आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग को बुझाना टाइम लगता है। कोई बिल्डिंग बनती है तो 2 साल लगते हैं, बूढ़े से भेज दो 6 घंटे में टूट जाएगी। 75 सालों के देश को देश एक रहा, अखंड रहा, ऐसा ही नहीं रहा है। इसका आधार संविधान अम्बेडकर का। राजस्थान के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट एक महीने में दूसरी बार अपनी हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। उनकी जन संघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर चल पड़ी है। वो पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा निकाल रहे हैं। अजमेर में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में करप्शन के मुद्दे पर वसुंधरा राजे हुकूमत को हमने ललकारा था, उसके बाद कांग्रेस इख्तिदार में आई। सचिन पायलट आज सुबह ट्रेन से अजमेर पहुंचे थे।
जबान की कीमत होती है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मुझे भी राजनीति में 20-23 साल हो गए। मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, इस प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा, स्वर्गीय पाले साहब कई बार मंत्री रहे, मेरी मां सांसद विधायक रही। पिछले 45 सालों से हम राजनीति में हमारी निष्ठा पर, हमारी ईमानदारी पर हमारे विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। 2 दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। जबान की कीमत होती है। अच्छी तरह जानते हो, मुझे भी राजनीति में 20-23 साल हो गए। मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, इस प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच ने जुमेरात के रोज इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से कहा कि इमरान खान को रिहा करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत से किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इमरान से हालचाल पूछा। इस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया था, कस्टडी में मारपीट की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो तशद्दुद हुआ, आपको उसकी मजम्मत करनी होगी। इटली के शहर मिलान में जुमेरात को बड़ा धमाका हो गया। पुलिस ने बताया कि कुछ गाड़ियों में आग लगी। पुलिस के मुताबिक यह धमाका एक वैन में हुआ। इलाके को सील कर दिया गया था। मामले की जांच की जा रही है। अब तक ये साफ नहीं हो सका कि धमाके में किस तरह का नुकसान हुआ। वहीं जर्मनी में भी एक ऐसा ही धमाका आज हुआ है। जर्मनी के रेजिंटन शहर में जुमेरात की दोपहर एक रिहायशी इमारत में धमाका हुआ। इसमें 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इसमें कई पुलिस ओहदेदार भी शामिल हैं। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 3 दिन से लगातार हमले जारी हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 9 महीनों में सबसे बड़ी लड़ाई में अब तक करीब 25 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 64 जख्मी हुए हैं। इसमें 5 खवातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा इसराइल ने फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के टॉप मिसाइल कमांडर अली हसन गाली उर्फ अबू मोहम्मद को भी मार दिया है। चारशंबे के रोज गाजा में फिलिस्तीन की तरफ से इसराइल की जानिब 507 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे। इसराइली मिलिट्री के मुताबिक इनमें से 368 रॉकेट बॉर्डर क्रॉस कर पाए, जबकि बाकी गाजा में ही रह गए। गूगल ने अपने सबसे बड़े डेवलपर इवेंट I/O 2023 में गूगल मैप्स का एक नया फीचर इमर्सिव व्यू लॉन्च किया। इस फीचर की मदद से यूजर घर बैठे ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग रूट्स देख सकेंगे। इसके साथ ही इस रूट की हवा यानी एयर क्वालिटी, मौसम की रियल टाइम वेदर अपडेट और ट्रैफिक के हालात के बारे में भी जान सकेंगे। इसके अलावा यूजर पहले ही सफर के लिए जाने वाली जगह का लाइव व्यू देख सकेंगे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।